आज जो हमारा टॉपिक रहेगा बेसिकली वो होगा भारत के वाइसराय पर। ठीक, इससे पहले के 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने जो देखा, एक देखा बंगाल के गवर्नर, ठीक है, कैसे बंगाल के गवर्नर जनरल बनते हैं, फिर बंगाल के गवर्नर जनरल हम लोगों ने कंप्लीट किए, और उसके बाद फिर हमने भारत के जो गवर्नर जनरल थे उनको हमने कंप्लीट कर लिया। और 1858 का जो एक्ट आएगा, कौन सा एक्ट, बोलिए जल्दी से। तो यहाँ से अब जो चीज़ें चलेंगी, 1858 का एक्ट है बेटा, इसे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1858 भी नाम देते हैं एक हम इसको, भारत शासन अधिनियम 1858, और दूसरा नाम हम इसे क्या देते हैं, इसी को हम कहते हैं गुड गवर्नेंस एक्ट या अच्छे शासन का अधिनियम। अब जैसे आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये एक्ट क्यों आया, तो इस एक्ट के आने के पीछे जो कारण होगा वो क्या होगा, 1857 की क्रांति या 1857 रिवॉल्ट। हमेशा कोशिश करो कि चीज़ें आपको इस तरीके से पता हों कि जिससे आपको आंसर करते बने, लिखते बने, समझते बने। 1857 की क्रांति नहीं होती तो क्या आपको लगता है इन्हें इस नाम से गुड गवर्नेंस एक्ट, मतलब समझ रहे हो ना आप कि गुड गवर्नेंस एक्ट लाने की अंग्रेजों को कोई पड़ी थी क्या, ब्रिटिशर्स को? अच्छे शासन का अधिनियम, 1757 से भारत में शासन कर रहे हैं, इतने सालों से इन्हें अच्छे शासन की याद नहीं आई। जब इन्हें याद आई कब, जब हमने 1857 की क्रांति कर दी। तो अब क्या होता है बेसिकली बेटा, 1857 की क्रांति के जो कारण थे उन कारणों को हटाने की कोशिश की जाएगी कि भविष्य में इस तरीके की कोई और क्रांति या रिवॉल्ट ना हो सके। ठीक है, जैसे आपको मैं बताऊं, यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण राजनीतिक कारण थे। एक था सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि, और एक क्या था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, यानी कि हड़प नीति। ये राजनीतिक कारणों में थे 1857 की क्रांति के। तो हड़प नीति और सहायक संधि, इनसे कर क्या रहे थे, ये साम्राज्य विस्तार। ठीक है, ये इनकी कैसी नीति थी दोनों की दोनों, तो ये साम्राज्य विस्तार की नीतियां थी। किसकी नीति थी बेटा? साम्राज्य विस्तार की नीति। ठीक है, तो एम्पायर एक्सटेंशन पॉलिसी थी ये इनकी, एम्पायर एक्सटेंशन पॉलिसी। तो ये जो साम्राज्य विस्तार की नीति थी, इस नीति के अंतर्गत इन्होंने क्या किया, साम्राज्य विस्तार की नीति के अंतर्गत, कि भाई अपना साम्राज्य बढ़ा रहे थे सहायक संधि करके या फिर आपका क्या करके, हड़प नीति का उपयोग करके। तो अब मतलब सीधी बात है, विरोध किसका हो रहा है, साम्राज्य विस्तार का, क्योंकि राज्य हड़पे जा रहे हैं। तो जिस कारण से होगा इसको ये क्या करेंगे, बोले हम समाप्त कर देंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे। तो अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है का यहाँ पे किससे झगड़ा है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। तो बोले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में समाप्त। ठीक है, फिर किससे होगा समाप्त, भारत शासन अधिनियम से। बोले साम्राज्य विस्तार की नीति का त्याग, हम त्याग देंगे एम्पायर एक्सटेंशन पॉलिसी को, अब नहीं चाहिए हमें साम्राज्य विस्तार। धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप किया था, बोले नो एनी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन रिलीजियस मैटर्स, किसी भी प्रकार का धार्मिक मामलों में राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं करेंगे। सैनिकों के साथ भेदभाव हो रहा था, बोले नहीं करेंगे किसी भी तरीके का भेदभाव। सैलरी को लेके विवाद था, बोले नहीं करेंगे। खाने को लेके विवाद था सैनिकों को, नहीं करेंगे। चर्बी वाले कारतूस, बोले नहीं कर पाएंगे यूज। तो समझ में आ रहा है, सेना की संख्या, अब उन्हें पता चल गया कि भैया सेना विद्रोह कर सकती है, तो भारतीय सैनिकों की संख्या भी रेगुलेट करेंगे, कम कर देंगे। जो शस्त्रागार हैं, आर्मरी वगैरह हैं, उन पर सैनिकों को रखना कम कर देंगे। अगर हम देखें तो सच में यही तो 1857 की क्रांति के प्रभाव हैं जो आपको मेंस में लिखने होते हैं, और यही हैं प्रोविजन किसके, भारत शासन अधिनियम के। ठीक है, बोले गवर्नर जनरल से लड़ाई है, बोले गवर्नर जनरल को वाइसराय कहा जाएगा। तो इस एक्ट ने क्या किया, समझिएगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो था बेटा, क्या था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इसको वाइसराय में कन्वर्ट कर दिया।
ठीक है, ये जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, भारत का गवर्नर जनरल, ये किसके अंडर में था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में हुआ करता था। अब एक तो ये वाइसराय हो गया और ये किसके अंडर में हो गया बेटा? तो ब्रिटिश क्राउन। तो जो ब्रिटिश क्राउन थे, ठीक है, तो ब्रिटिश क्राउन के अंडर में ये आ गया, कौन आ गया? वाइसराय। और दूसरा, इन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो रखा, लेकिन ये जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था ये भी अंडर द ब्रिटिश क्राउन हो गया। क्या अंतर आया? अभी जो भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन होता था। समझ में आई? अब चूंकि लड़ाई तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट थी, ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध नहीं था ये जो 1857 की क्रांति हुई है, ये क्रांति अगर आप गौर करें तो किसके विरुद्ध हुई? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध। तो बोले इनका शासन समाप्त कर दो। ठीक, तो एंड द रूल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में शासन समाप्त कर देंगे। समझ में आ रही है ना? तो अब यहाँ से कौन वर्क करना शुरू करेगा 1858 से? तो यहाँ से बेटा वाइसराय जो है वो काम करना शुरू करेंगे, और भारत के जो पहले वाइसराय होंगे वो होंगे कैनिंग। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए कि वाइसराय और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में क्या चीज़ें रहेंगी। बेटा ये एक ही पद है, या यूँ कहें एक ही व्यक्ति है जो दो नाम से काम कर रहा है। जब ये प्रिंसी स्टेट में होता है, समझिएगा अच्छे से, किसमें? प्रिंसी स्टेट, यानी इसे बोलते हैं देसी रियासत। तो जब ये देसी रियासतों में होता है तो इसे कहते हैं वाइसराय। क्यों? देसी रियासतों में किसका शासन है? देसी राजाओं का। तो अब देसी राजा जब वास्तव में शासन कर रहे हैं तो दूसरा व्यक्ति क्या होगा? वाइसराय। समझिएगा अच्छे से, वाइसराय मतलब वॉइस ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश साम्राज्य की आवाज़, और कहें तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। ये ब्रिटिश क्राउन के एक प्रतिनिधि के रूप में जाते थे और सत्ता तो देसी राजाओं की होती थी। यहाँ इनके पास कोई विशेष अधिकार नहीं होते थे बहुत ज़्यादा। ये जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है इसे कहाँ कहा जाता था? इसे तो इसे कहा जाता था ब्रिटिश भारत में, यानी कि ब्रिटिश इंडिया में। कॉन्सेप्ट है, थोड़ा अच्छे से समझिएगा, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो जो ब्रिटिश भारत था, अब ब्रिटिश भारत कौन सा? तो ब्रिटिश भारत वो है बेटा जिस पर किसका कब्जा है? ब्रिटेन का डायरेक्ट कब्जा है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ डायरेक्ट कब्जा किए हुए थी, वो है ब्रिटिश इंडिया। और इस ब्रिटिश इंडिया वाले भाग में इन्हें क्या कहा जाता था? इसी पर्सन को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता था। अब समझ में आया कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया क्या है और वाइसराय क्या है। तो वाइसराय कहाँ? जब ये देसी रियासतों में होता था। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहाँ? जब ये ब्रिटिश इंडिया में रूल करता था तो यहाँ इसके पास पावर होती थी। लेकिन इनमें और इनमें क्या अंतर आया? पहले ये जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था, अब ये किसके अधीन हो गया? ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया, वाइसराय और गवर्नर जनरल। अब एक नया पद यहाँ पे जनरेट हुआ बेटा इस एक्ट से, वो था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। कौन सा पद? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। इसे कहते हैं भारत सचिव। ठीक है, तो यहाँ पर भारत सचिव का पद जो है वो शुरू हो गया। तो ठीक है, तो यहाँ बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये जो काउंसिल हुआ करती थी इनको समाप्त कर दिया गया। अब भारत सचिव और इसकी परिषद हुआ करेगी, उसके पहले की समाप्ति कहानी हो गई है। तो वाइसराय आया, और पहला वाइसराय कौन बनेगा यहाँ पर? तो जो लॉर्ड कैनिंग जो हैं, ठीक है, कौन होंगे बेटा? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो 1858 से लेके 62 के बीच में ये बनेंगे भारत के पहले वाइसराय या फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन बनेंगे? कैनिंग। और इससे पहले कैनिंग क्या थे? तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन। पूरा स्टेटमेंट ध्यान रखना, भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल तो माउंटबेटन भी हैं, लेकिन जब बोले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, तो आपको आंसर करना है लॉर्ड कैनिंग। बात समझ में आ रही है?
किसी को भी अगर कोई प्रश्न हो, कोई डाउट आ रहा है मन में, किसी प्रकार का कन्फ्यूजन है, आप पूछ लो। अगर आपने ध्यान नहीं दिया आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैं, ये कौन था? लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है बेटा? अंडर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अंडर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कैनिंग होगा। लाइव में किसी के मन में कोई प्रश्न यहाँ तक किसी भी प्रकार का? ठीक, तो अब अगर आपसे, जैसे हम आगे भले ही हम इन्हें संवैधानिक विकास में पढ़ेंगे गुड गवर्नेंस एक्ट को या भारत शासन अधिनियम 1858 को, तो देखो अब कितनी बातें हमने सीख ली यहाँ से। एक सीखी हमने कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अंडर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कन्वर्ट इनटू वाइसराय ऑफ इंडिया, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ठीक है तो है, लेकिन ये अंडर द ब्रिटिश क्राउन है। तो फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग, और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अंडर द ब्रिटिश क्राउन। अगर आपसे कहा जाए भारत के पहले गवर्नर जनरल ब्रिटिश क्राउन के अधीन, तो एक तो ये क्या हो गए? भारत के पहले वाइसराय। इसके अलावा मैंने क्या कहेंगे समझिएगा, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल किसके अधीन? ब्रिटिश क्राउन के अधीन। तो अगर आपसे कभी ऐसा पूछ लिया जाए फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अंडर द ब्रिटिश क्राउन, तो आंसर अभी भी कैनिंग होगा। तो इतनी बातें हो गई। कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल होंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन। कैनिंग ही भारत के पहले वाइसराय होंगे, इसमें कोई समस्या नहीं है। और कैनिंग ही भारत के पहले गवर्नर जनरल होंगे जो ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंडर में होंगे। ठीक, अब आपको समझ में आ गया कि कैनिंग का ओवरऑल टेन्योर 1856 से 1856 से 62 तक था कैनिंग का। कैनिंग का जो पूरा टेन्योर था वो क्या था? 1856 से 62। तो 56 से लेके अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो 1856 से 58 तक ये रहेंगे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन। और इनका वाइसराय के रूप में जो टेन्योर होगा वो कब से होगा? 1858 से 62 के रूप में ये काम करेंगे भारत के वाइसराय के रूप में। और ये क्या थे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अंडर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, समझ में आ रही है बात आपको? तो ये आपकी कैनिंग की कहानी है। और इसके बाद हमने आपको बताया था कि 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट आया था, भारत परिषद अधिनियम। और इंडियन काउंसिल एक्ट से एक चीज़ जो शुरू हुई थी, बताइए क्या? पोर्टफोलियो सिस्टम, यानी कि विभागीय व्यवस्था जो है वो शुरू की गई थी। कौन सी व्यवस्था शुरू की गई है? तो एक तो पोर्टफोलियो सिस्टम किससे शुरू हुई बेटा? ये 1861 के एक्ट यानी भारत परिषद अधिनियम से। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक और चीज़ क्या चेंज आया था पोर्टफोलियो सिस्टम के अलावा? ठीक है, 3 हाई कोर्ट जो थे, तो 1861 में ही बेटा हाई कोर्ट के लिए एक्ट आया, 1861 में हाई कोर्ट अधिनियम। और फिर 1862 में जाकर 3 जो हाई कोर्ट बने थे वो कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास थे। ठीक है, तो देखो समझना, अगर आपसे पूछा जाए हाई कोर्ट एक्ट कब का है, तो जो हाई कोर्ट एक्ट है वो कब का है? 1861 का, उच्च न्यायालय अधिनियम। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पीएससी ने दोनों पूछे कि कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास जो हाई कोर्ट हैं उनकी स्थापना कब होती है, तो इनकी एस्टेब्लिशमेंट हुई 1862 में। क्लियर हो गया आप सभी को? कोई डाउट यहाँ तक? तो ये किसकी बात हो गई बेटा? ठीक है, किसकी? कैनिंग की। और यहीं पे 1861 के एक्ट में एक और प्रोविजन था, जो गवर्नर हुआ करता था वो अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या जो भी उसकी परिषद है
उसके विरुद्ध भी क्या जारी कर सकता था, बताइए? ऑर्डिनेंस या अध्यादेश जारी वो है कर सकता था। ठीक, तो यहाँ पर एक और चीज़ जो आती है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो ऑर्डिनेंस पावर जो है वो यहाँ पर गवर्नर जनरल को मिली थी। किसके अगेंस्ट? मतलब मंत्री कुछ और कह रहे हैं, इनकी काउंसिल कुछ और कह रही है, लेकिन फिर भी गवर्नर जनरल अध्यादेश या ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। तो ऑर्डिनेंस जारी करने के लिए बात की गई इस एक्ट के माध्यम से। तो ये सारी बातें आपकी किसके अंतर्गत आ जाएंगी? लॉर्ड कैनिंग के अंतर्गत आ जाएंगी। ठीक, तो ये हो जाते हैं कैनिंग। क्लियर? अब इसके बाद में तो 1862 तक का टेन्योर था कैनिंग का। अब कौन आएगा, बोलो जल्दी से? 62 से 63 तक कौन आए? एल्गिन फर्स्ट। तो एल्गिन फर्स्ट जो है वो अब यहाँ पर गवर्नर जनरल बन के आएंगे या भारत के वाइसराय बन के आएंगे। ठीक है, एल्गिन के बारे में कुछ बताएंगे आप लोग? कुछ है इनका स्पेशल, बोलो जल्दी से? एक बहावी विद्रोह है जो इनके समय में हुआ था, एग्जाम में हालांकि नहीं आता है, तो आपको अनावश्यक परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहावी रिवॉल्ट जो है इनके समय में हुआ था। अब एल्गिन के बाद कौन आएंगे भाई, बोलो? कुछ पढ़, कौन आएंगे? सर जॉन लॉरेंस। तो जॉन लॉरेंस जो हैं वो यहाँ पर आएंगे, और ये जॉन लॉरेंस कब से कब तक रहेंगे? 1864 से लेके 69 तक जॉन लॉरेंस रहेंगे। और जॉन लॉरेंस की क्या नीति है, बोलो? कुछ नहीं पढ़ा आप लोगों ने पक्का से? अहस्तक्षेप की नीति, पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी। तो अहस्तक्षेप की नीति अपनाएंगे जॉन लॉरेंस। ठीक है, और इसके बाद जो आएंगे ये हैं आपके काम के गवर्नर जनरल, जिनसे क्वेश्चंस आता है। 1869 से 1872 तक लॉर्ड मेयो। ठीक है, इनको आप एक बार के लिए भूल भी जाएंगे तो कोई समस्या नहीं है। हम आपको लास्ट में जब कंपाइल कराएंगे तो आपको बता देंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल हैं, इनको हमें भूलना नहीं है। तो लॉर्ड मेयो आए, और मेयो जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। एक तो मेयो के समय आया बेटा मेयो रेजोल्यूशन। क्या आया? मेयो रेजोल्यूशन, यानी कि मेयो प्रस्ताव। ठीक है, हालांकि ये पूरे तरीके से लागू नहीं हो पाया था, तो स्थानीय स्वशासन के लिए प्रयास किया गया था, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए मेयो के द्वारा। तो ये कहलाता है मेयो रेजोल्यूशन या मेयो प्रस्ताव। इनको हम कुछ चीज़ों के लिए जानते हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण चीज़ है 1872 में प्रथम जनगणना। ये आता है क्वेश्चन खूब। तो बेटा भारत की पहली सेंसस जो है वो लॉर्ड मेयो के समय में शुरू की गई थी। ये क्वेश्चन खूब रिपीटेड क्वेश्चन है। तो फर्स्ट सेंसस, पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के समय में शुरू की गई, और मेयो के नाम पर ही बेटा इन्होंने क्या खोले? मेयो कॉलेज खोले। जो राजकुमार हुआ करते थे, प्रिंस जो हुआ करते थे, उनके लिए मेयो कॉलेज कहाँ पर? तो मेयो कॉलेज अजमेर में इन्होंने खोले। किसने? लॉर्ड मेयो ने मेयो कॉलेज खोले। इन्होंने पहली जनगणना इनके समय में हुई है, और इनके जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना, इनकी खुद की मृत्यु है। ठीक है, तो इनकी जो हत्या की गई थी, किसकी? मेयो की। तो मेयो का मर्डर जो हुआ है बेटा वो अंडमान में हुआ है। कहाँ हुआ है? अंडमान में हुआ है। ठीक है, तो अंडमान में एक बेसिकली कौन थे? जेल में बंद कैदी ने इनकी हत्या कर दी थी। शेर अली नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने अंडमान में, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कौन ऐसे गवर्नर जनरल थे भारत के जिनके पद पे रहते हुए जिनकी हत्या की गई? तो मेयो का क्या हुआ है? ठीक है, तो हत्या या मर्डर किया गया है। और अंडमान में भी और ज़्यादा स्पेसिफाई बताएं तो पोर्ट ब्लेयर में। ठीक है, तो पोर्ट ब्लेयर अंडमान में ही है, आप सब पढ़ते हैं बचपन से। तो पोर्ट ब्लेयर अंडमान में इनकी हत्या कर दी जाएगी लॉर्ड मेयो की। ठीक,
ये अच्छे से ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत आता है। दो चीज़ें मैंने आपको पहले भी बताई कल की क्लास में, अगर आपको याद हो। एक, नेचुरल तरीके से किसकी डेथ हुई भारत में, किनकी कब्र भारत में, कॉर्नवालिस की कब्र, गाजीपुर उत्तर प्रदेश। का से कब्र, का से कॉर्नवालिस, तो कॉर्नवालिस की कब्र गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है। और मेयो की हत्या पोर्ट ब्लेयर अंडमान में की गई थी। इन्होंने मेयो कॉलेज लेके आई है, मेयो के समय में पहली जनगणना हुई, मेयो रेजोल्यूशन है इनका। ये कुछ चीज़ें हैं जो मेयो से संबंधित आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, इन पे ही क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम आया है, इनको आप भूलिएगा मत। ठीक, तो ये आपका मेयो हो जाता है। अब हम कहाँ पहुँच गए, 72 तक। तो 1872 से लेके 76 तक। अब मेयो के बाद कौन आएंगे भाई, नॉर्थब्रुक। तो मेयो के बाद कौन, नॉर्थब्रुक आएंगे। इनको आप छोड़ दो भैया, नॉर्थब्रुक को कोई ज़्यादा आपको आवश्यकता नहीं है। नॉर्थब्रुक में अगर ज़्यादा फिर भी आप देखना चाहें तो कूका विद्रोह, कूका, ठीक है, पंजाब में कूका रिवॉल्ट हुआ था। बेटा एक कूका है, एक कुकी है, ठीक है। तो कुकी मणिपुर की है और कूका पंजाब के हैं। कूका जो है वो राम सिंह कूका है। देखो ऐसे याद रख लो, पंजाब के लोगों की आवाज़ एकदम भारी भरकम, शरीर भी अच्छा तगड़ा होता है ना, ठीक। तो राम सिंह जी जो हैं वो कूका, राम सिंह कूका, ठीक है। एक सेकेंड, तो मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन बता रहा था कि एक है कूका विद्रोह, कूका रिवॉल्ट, कूका पंजाब में है, राम सिंह कूका हैं, ये आ सकते हैं एग्ज़ाम में। एक है कुकी, कुकी मणिपुर में, हम पढ़ेंगे हालांकि रिवॉल्ट जो हैं, ठीक है, वो सब पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ तक हम आ गए, यहाँ पे 1872 से 76 तक कुछ नहीं, डायरेक्ट ही वो पूछा गया है कूका विद्रोह, नॉर्थब्रुक से कहीं कोई कनेक्शन उनसे नहीं कराया गया। इसके बाद जो आती है कहानी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो इनको आपको तुलनात्मक याद रखना है, तो थोड़ा सा समझिए पहले आराम से, कोई जल्दी नहीं है हमें। तो 1876 से 80 और 1880 से 84, यहाँ पर जो गवर्नर जनरल थे भारत के वो लिटन था और ये थे रिपन, ठीक है। आप ऐसे समझो, जो ये जितना बुरा था ये उससे 10 गुना अच्छे थे, और ये कह सकते हैं कि ये भारत के सबसे अच्छे गवर्नर जनरल। ये क्वेश्चन आता है, रिपन द गुड, ये अपने आप को कहते थे खुद ही, ठीक है। तो ये कहते थे मेरे जाने के बाद लोग मुझे मेरे कामों के लिए याद रखेंगे, ठीक है। तो इन्होंने सच में भारत में बहुत अच्छे कार्य किए, इसके लिए इन्हें जाना जाता है। और इनके जितने कार्य हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो हर एक चीज़ एग्ज़ाम में आई है, तो अच्छे से आपको समझने की कोशिश करनी है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्या, लिटन की। तो लिटन जो था ना, ये बहुत ही बेकार सा व्यक्ति था, ठीक। तो ये क्या क्या लेके आया, एक ये लेके आया बेटा टाइटल एक्ट, उपाधि अधिनियम। कौन सा एक्ट, या इंडियन टाइटल एक्ट, भारतीय उपाधि अधिनियम लेके आया। तो इसने क्या किया, महारानी विक्टोरिया को, समझिएगा थोड़ा सा, 1877 में क्या हुआ है, 1877 में बेटा पहला दिल्ली दरबार लगा है। क्या लगा है, फर्स्ट दिल्ली दरबार। कब लगा ये, 1877 में फर्स्ट दिल्ली दरबार लगा। और इस फर्स्ट दिल्ली दरबार में जो महारानी विक्टोरिया थी, कौन थी, महारानी विक्टोरिया, उन्हें बेटा केसर ए हिंद, तो किसका टाइटल दिया गया, केसर ए हिंद का टाइटल। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि केसर ए हिंद का टाइटल इन्हें कब दिया गया। तो महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद का टाइटल दे दिया गया, और एक तरीके से बोलें ये साम्राज्ञी बन गई, केसर ए हिंद बन गई, ठीक है। इसके अलावा हम देखें तो 1878, तो 1878 में ये क्या लेके आया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। कौन सा एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट।
इसे हम कहते हैं देसी भाषाई समाचार पत्र अधिनियम। शब्दों पे ध्यान दीजिए, देसी भाषाई समाचार पत्र अधिनियम। बेसिकली ये गॉगिंग एक्ट था। गॉगिंग एक्ट का मतलब होता है मुंह बोलना नहीं, मुंह बंद करने वाला अधिनियम। तो क्या था ये? मुंह बंद करने वाला अधिनियम था। देखो वर्नाकुलर मतलब देसी भाषा है, तो जो देसी भाषाओं में समाचार पत्र छपते थे उस पर इसने रेस्ट्रिक्शंस लगा दी। क्या किया कि जो भी इंग्लिश के अलावा जितनी भी देसी भाषाओं के न्यूज़पेपर होंगे उनको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ वो कुछ भी नहीं छाप सकते। वो जो भी छाप रहे हैं उसकी जानकारी उन्हें देनी होगी, और अगर वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट कुछ छाप रहे हैं, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कुछ छाप रहे हैं, तो उनकी प्रेस जो है वो जब्त कर ली जाएगी और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जुर्माना लगाया जाएगा। तो अब इससे जो प्रेस की आज़ादी थी, फ्रीडम ऑफ प्रेस, ख़त्म हो गई। तो ये क्या बन गया? इसीलिए ये बन गया मुंह बंद करने वाला अधिनियम। ठीक है, कौन सा अधिनियम बन गया? ये गॉगिंग एक्ट या मुंह बंद करने वाला अधिनियम बन गया। भारत की जो प्रेस थी उस पर इसने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए अच्छे खासे तरीके से। इसका विरोध होगा अच्छा खासा। ठीक है, फिर ये क्या लेके आया इसके समय में? आर्म्स एक्ट। कौन सा एक्ट? आर्म्स एक्ट। तो हथियार अधिनियम भी आया। अब बिना परमिशन के, बिना इनकी आज्ञा के आप हथियार नहीं रख सकते, इलीगल हो गया ये। उपाधि अधिनियम लेके आया ये दिल्ली में, इसने दिल्ली दरबार लगा दिया पहला। महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद का टाइटल दे दिया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट दे दिया, आर्म्स एक्ट लेके आ गया, मुंहबंद करने वाला अधिनियम। और बड़ी बात, इसने अभी भी इसका मन नहीं भरा तो इसने ICS की जो एज थी, क्या थी एज, वो 21 से घटाकर 19 ईयर कर दी। मतलब क्या हुआ? डिक्रीज द एज ऑफ ICS फ्रॉम 21 टू 19 ईयर। और ये बेटा मैक्सिमम एज थी, अधिकतम एज। जब तक बच्चा सोचे कि हमें सिविल सर्विसेज करनी है तब तक एज ख़त्म 19 में। ठीक है, और उस समय आप समझ के देखो 76 से 80 की बात की जा रही है। तो ये बहुत ही दुष्ट था। इसीलिए इनके जो कार्य हैं इन्हें कहा जाता है लिटन के कारनामे। क्या कहा जाता है इनके कार्यों को? और आपको ये ध्यान रखना है कि लिटन के जो कारनामे थे उन्हीं के चलते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होगा। तो एक क्वेश्चन बन जाता है, कभी कभार पूछ लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के पीछे क्या कारक जिम्मेदार थे? फैक्टर रिस्पॉन्सिबल टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए सबसे पहले तो ये लिटन के कारनामे थे। ये टाइटल एक्ट या इंडियन टाइटल एक्ट था, भारतीय उपाधि अधिनियम था, दिल्ली दरबार में जहाँ अब क्या हो रहा था, इन्हें केसरे हिंद का टाइटल दे के बाबा ही लूट रहा है ये, और लोग कहाँ मर रहे हैं? उस समय अकाल पड़ा था, तो एक तरफ लोग अकाल से मर रहे हैं, ये पैसा लुटा रहा है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ले आया तो हमारी फ्रीडम ऑफ प्रेस की स्वतंत्रता को इसने गड़बड़ कर दिया। हथियार अधिनियम, आर्म्स एक्ट लेके आ गया इसने, तो हथियार रखने में प्रतिबंध हो गया। ठीक है, ICS की एज इसने कम कर दी। तो ये जो इसके कारनामे थे, इन कारनामों के चलते भी इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन होता है। तो हमने आपको बताया ये तो थे लिटन के कारनामे। सेम आंसर को आपको जब पूछा जाए आपसे कांग्रेस के उदय के कारण या कांग्रेस के गठन के कारण, तो कांग्रेस का जो फॉर्मेशन हुआ है बेटा, उसके पीछे के जो फैक्टर्स हैं वो क्या हैं? ये सारे के सारे फैक्टर्स वहाँ भी काम आते हैं। फिर स्वतंत्रता की मांग धीरे धीरे उठने लगी थी, भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना होने लगी थी कि भाई आप रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लेके आइए, हमें भी अधिकार दीजिए। और इन सब फैक्टर्स से मिलीजुली प्रतिक्रिया जो होगी, अब जैसे इंडियन रेनेसां, तो जो भारत में पुनर्जागरण हो रहा है, तो जो लोगों का योगदान है, जो उनके थॉट हैं, उनका कंट्रीब्यूशन भी कांग्रेस के गठन में रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। तो इतनी चीज़ों को आप कांग्रेस में एज इट इज़ लिख सकते हैं। डायरेक्टली भी पूछा गया है लिटन, तब भी आपको यही लिखना है। अब देखो, ठीक है, अब ये क्या करेगा, इसके कार्यों को देखो। जैसे ये इसने क्या किया था, ऐसे याद हो जाएगा आपको।
इसने एज घटाई 21 से 19 कर दी। ये क्या करेंगे, ये 19 से बढ़ाकर 21 ईयर कर दिया। बढ़िया काम किया भाई। विरोध हो रहा था ना कि एज आपने बहुत कम कर दी है, तो इन्होंने बढ़ा दी। ठीक है, ये क्या लेके आया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, इसको इन्होंने क्या किया, एबोलिश कर दिया, बोले समाप्त। क्या समाप्त, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को इन्होंने समाप्त कर दिया 1882 में। बोले बहुत अच्छी बात है, आप तो बहुत ही बढ़िया व्यक्ति हैं। तो जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था उसको भी किसने समाप्त कर दिया। देखो कनेक्ट करो, रटना नहीं पड़ेगा थोड़ा सा। ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेके आया, इसने समाप्त कर दिया। ठीक है, ये क्या किया, इसने आईसीएस की एज घटाई, इन्होंने फिर से बढ़ा दी। अब शुरू से चलें तो 1881 में इनके समय में दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हुई थी बेटा। 1881 में क्या हुआ इनके समय में, दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हुई। पहली जो चीज़ थी एक, वो थी, अब देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था 1872 में पहली जनगणना हुई, फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया 1872। लेकिन 1881 में जो हुई वो प्रथम 10 वर्षीय जनगणना हुई। कैसी हुई, तो प्रथम 10 वर्षीय जनगणना जो है वो किसके समय में होती है, रिपन के समय। ये क्वेश्चन खूब बार आपसे पूछा गया है। फर्स्ट डिकेडल सेंसस मतलब जब से हर 10 वर्ष पर जनगणना होना शुरू हुई, तो पहली 10 वर्षीय जनगणना थी ये। इसी को हम कहें तो बेटा ये पहली साइंटिफिक जनगणना भी थी, यानी पहली वैज्ञानिक जनगणना भी यही थी। तो फर्स्ट साइंटिफिक सेंसस भी इसी को कहते हैं। और एक और नाम दें इसे, तो ये प्रथम समकालिक जनगणना भी थी। कैसी थी, समकालिक, यानी कि फर्स्ट सिंक्रोनस। अच्छे से समझिएगा आप लोग, बिल्कुल आराम आराम से। देखो सिन मतलब सिमिलर, क्रोनस मतलब टाइम पीरियड, काल। तो एक समान टाइम पीरियड पर जो हो रही है, समकालिक 1881, 1891। ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर क्या होगा, 1901, फिर 1911, 21, 31, 41, 51। समझ में आ रहा है ना। तो लगातार एक निश्चित टाइम पीरियड जो कि 10 ईयर था, तो डिकेडल जनगणना 10 वर्षीय, साइंटिफिक सेंसस, सिंक्रोनस सेंसस जो थी वो इन्हीं के समय की थी। तो याद रखिएगा, पहली व्यवस्थित या समकालिक या वैज्ञानिक जनगणना जो है वो रिपन के समय में हुई है 1881 में। इसके अलावा ये बेटा फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट भी लेके आए थे। क्या लेके आए थे, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट। तो पहला जो कारखाना अधिनियम था, कौन सा अधिनियम, पहला कारखाना अधिनियम किनके समय आया, तो लॉर्ड रिपन के समय प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 भी इनके समय में लाया गया। और देखें हम तो पहले कारखाने अधिनियम के अलावा 1882 में क्या हो गया बेटा, इन्होंने तो अब 81 में ये दो काम हो गए, 82 में इनका क्या हो गया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। 1883 में इनके समय एक और बढ़िया चीज़ हुई बेटा, वो था इल्बर्ट बिल। कितने लोगों ने सुना है इल्बर्ट बिल या इल्बर्ट विधेयक, सुना है? क्या होता है इल्बर्ट बिल, बताइए भाई, इल्बर्ट बिल क्या है? ठीक है, तो एक विधि सदस्य थे, बेसिकली एक न्यायाधीश ही कह सकते हैं हम। तो इल्बर्ट साहब जो थे, इन्होंने विधानसभा में एक बिल प्रस्तुत किया। ठीक है, और इस विधेयक में, इस बिल में क्या था कि जो इंडियन जज होते थे और जो यूरोपियन जज थे, क्या भारतीय और यूरोपीय जज, इनको समान अधिकार दे दिए गए। क्या कर दिया गया, भारतीय और यूरोपीय जजेस को इक्वल राइट्स दे दिए गए। और इससे अब क्या था कि जो जातिवाद था कि नहीं, अंग्रेज गोरे थे तो अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे, नस्लीय भेदभाव कम होगा। लेकिन बेटा इस बिल के प्रभाव में अब होता क्या था, देखो पहले
जैसे जो भारतीयों के मुकदमे होते थे वो कौन सुनते थे? भारतीय जज भी सुनते थे, इंडियन जज, और यूरोपियन जज भी सुनते थे। लेकिन जो यूरोपियंस के केस होते थे वो सिर्फ यूरोपियन जजेस के द्वारा सुने जाते थे। तो ये तो गलत बात है। हमारा केस, और जज ज़्यादा कौन से हैं? यूरोपियन। तो आप हमारा केस सुनोगे और आप हमें सज़ा दे दोगे, और जब आपकी बारी आएगी तो आप तो भाई भाई। ठीक है, समझ में आ रही ना? तो इस बात के चलते यहाँ पर एक इल्बर्ट बिल लाया गया, और इस इल्बर्ट बिल में ये जो भारतीय और यूरोपीय जजों के बीच में अंतर था उसको समाप्त कर दिया गया कि इंडियन जज के द्वारा यूरोपियंस के भी केसेस को सुना जाएगा। ठीक है, इस बात से अब इन्होंने इसका विरोध किया, तो इन्होंने अपोज किया। किसका? ठीक है, सीधी बात है, ब्रिटिशर्स और यूरोपियन ही करेंगे, हाँ ना? तो ये विरोध करेंगे। अब ये कैसे हैं? तो ये भाई साहब गोरे, वाइट हैं, हाँ ना? तो अब अगर गोरे विद्रोह करें, ऐसे याद रख लो बस, तो उसे गोरे मतलब श्वेत, तो ये हो जाएगा श्वेत विद्रोह। तो क्वेश्चन क्या है? श्वेत विद्रोह, गलत लिख रहा है, एक मिनट। तो जो श्वेत विद्रोह है, ठीक, तो कौन सा विद्रोह? श्वेत विद्रोह, इसे कहते हैं व्हाइट म्यूटिनी। क्या कहा जाता है? व्हाइट म्यूटिनी। तो बेटा व्हाइट म्यूटिनी किसने की? सीधी बात है, भारत के करेंगे क्या? नहीं करेंगे। कौन करेंगे? यूरोपियंस, अंग्रेज करेंगे। तो सफ़ेद हैं ये, गोरे हैं, तो गोरों ने विद्रोह किया, तो इसे बोला श्वेत विद्रोह, या क्या बोला गया? व्हाइट म्यूटिनी कहा गया। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि श्वेत विद्रोह किसके विरोध में हुआ था? इल्बर्ट विधेयक के विरोध में ही श्वेत विद्रोह हुआ था। ये याद रखिएगा अच्छे से। अभी और हैं इनके कार्य। तो इन्होंने, अब आपको याद हो तो मैंने अभी बताया था मेयो रिजोल्यूशन, मेयो प्रस्ताव आया था। मेयो प्रस्ताव उस तरीके से लागू नहीं हो पाया। इनने प्रयास किया था कि भारत में क्या हो, स्थानीय स्वशासन जो है वो लागू हो, लेकिन यहाँ पर कौन, ठीक है, कौन थे ये? लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन की दिशा में प्रयास किया। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, तो इन्हें क्या कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक। किनको? रिपन को, क्योंकि इन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए काम किया और स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाने जाते हैं लॉर्ड रिपन। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? तो लॉर्ड रिपन जो हैं वो फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहलाते हैं, स्थानीय स्वशासन के जनक हैं। जबकि ये हैं ब्रिटिशर्स, लेकिन पहली बार स्थानीय स्वशासन जैसे पंचायत, नगर पालिका, इनके लिए ये प्रावधान लेके आए। तो ये फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हैं। इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया, इनने ICS की एज बढ़ा दी, इनके समय में इल्बर्ट विधेयक आया, इसी के विरोध में श्वेत विद्रोह हो गया। ठीक है, पहली 10 वर्षीय जनगणना हुई, पहला कारखाना अधिनियम इनके समय में आया। अब जैसे 7 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे थे उन्हें कारखानों में काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, तो थोड़ा सुधार किया इन्होंने। तो फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट भी कब का है? 1881 का है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पहला कारखाना अधिनियम किस गवर्नर जनरल के काल में आया था? तो वो थे आपके लॉर्ड रिपन। क्लियर है? समझ में आ गई बात यहाँ तक? तो ये लिटन और रिपन की पैरेलल चीज़ें हैं जो आपको कनेक्ट करनी है, जिससे कि लंबे समय तक आपको चीज़ें याद रहें कि ये कांड करेगा और ये इन्हें सुधारेंगे। ठीक है, क्लियर? चलिए भाई, तो ये लिटन और रिपन की बात हो गई। अब हम इसके आगे बढ़ें तो हम कहाँ पहुँच गए हैं? 1884 पे। तो अब इसके आगे जो टेन्योर आएगा बेटा 1884 से 88 तक का, बस एक ही बात याद रखो, ये था डफर, डफरिन था ये। डफर व्यक्ति है लॉर्ड डफरिन, और इसके समय में होगी INC की स्थापना, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को
बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसकी स्थापना की जाएगी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। यही एकमात्र क्वेश्चन है जो यहाँ से पूछा जाता है कि कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? तो ये था लॉर्ड डफरिन। ठीक है, अब डफरिन के बाद कौन आएंगे? तो 1884 से लेके 8 से लेके कहाँ तक? 1894 तक कौन होंगे यहाँ? लैंसडाउन। ठीक है, कौन से डाउन? लैंसडाउन। तो बेटा यहाँ आएंगे लैंसडाउन। ऐसे समझ लो डफर का लेंस गिर गया तो वो डाउन हो गया, तो ठीक है। तो डफर के बाद कौन? डफरिन के बाद आएंगे लैंसडाउन। ठीक है, तो ये जो लैंसडाउन है इनके समय की एक घटना है इंपॉर्टेंट, 1891 का सेकेंड फैक्ट्री एक्ट। कौन सा एक्ट बेटा? तो द्वितीय कारखाना अधिनियम या सेकेंड फैक्ट्री एक्ट इनके समय आया, लैंसडाउन के समय दूसरा कारखाना अधिनियम आया। और इनके समय एक और चीज आई लैंसडाउन के समय, बताइए। इंडियन काउंसिल एक्ट, हाँ कह सकते हैं, बहुत बढ़िया। 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट भी ले आते हैं। चलो भैया, इंडियन काउंसिल एक्ट या भारत परिषद अधिनियम 1892, बात तो सही है। क्या? सॉरी, हाँ 1861 में भी इंडियन काउंसिल एक्ट है, 92 में भी इंडियन काउंसिल एक्ट है, और सही बोलें तो 1909 को भी हम इंडियन काउंसिल एक्ट बोलते हैं, लेकिन उसका दूसरा नाम मार्ले-विंटो एक्ट भी है। एक और चीज़ है, अच्छा भारत और अफगानिस्तान के बीच में सीमा निर्धारित होती है, कौन सी लाइन? डूरंड लाइन। तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि डूरंड लाइन किसके समय खींची गई? देखो आपको प्रेफरेंस देना है किसके बीच? भारत अफगानिस्तान। कई सारी किताबों में क्या लिखा है? भारत पाकिस्तान। ठीक है, तो आपको क्या बताना है? भारत अफगानिस्तान। अगर ये ऑप्शन नहीं हो तो आपको जाना है किसके बीच? पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच। और अब सोच के देखो, जब ये खींची गई था पाकिस्तान क्या? दूसरी बात, ये विवाद का विषय है, इसलिए आपको पहली चॉइस पे हमेशा बताना है भारत अफगानिस्तान के बीच में। ये आती है बेटा डूरंड लाइन, जैसे रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, तो रेड क्लिफ तनातनी चलती रहती, रेड लाल कर रहे हैं कमाल, तो रेड क्लिफ लाइन भारत पाकिस्तान। और याद रखना भारत पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है, आप यहाँ ना समझें सिर्फ जहाँ पाकिस्तान है, ये लाइन यहाँ भी है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भारत बांग्लादेश के बीच में कौन सी लाइन? नहीं, वो तो ठीक है इंटरनेशनल बॉर्डर, लाइन क्या है? वो भी रेड क्लिफ लाइन है। देखो अब समझो बात को, हमने देखा कि भारत से पाकिस्तान अलग हुआ, तो भारत में अगर हम देखें ये जो राजस्थान है, गुजरात है या पंजाब है, ये जो लाइन है, ये जो जा रही है भारत पाकिस्तान को अलग कर रही है, ये रेड क्लिफ लाइन है। ठीक है, जब हम इस तरफ आते हैं, ये तो वेस्ट की साइड है, पश्चिम में भारत के, जब हम पूर्व में देखें तो हमने क्या किया था? पाकिस्तान दे दिया, और जो पूर्वी पाकिस्तान था वही बांग्लादेश था। भाई आपको पता है बंगाल विभाजन हो गया 1905 में, तो ये जो पूर्वी पाकिस्तान है, जिसे बंगाल विभाजन में ये बना था क्या? पूर्वी बंगाल, और पूर्वी बंगाल बाद में पाकिस्तान बनने से ये कहलाया ईस्टर्न पाकिस्तान। और पाकिस्तान से जब ये लोग अलग हुए तो ये बन गया बांग्लादेश। तो उस समय लाइन क्या थी भाई? चूंकि भारत पाकिस्तान ही था ये भी, तो कौन सी लाइन होगी? रेड क्लिफ लाइन। तो भारत बांग्लादेश के बीच में भी आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपसे कहीं पूछा जाए कि कौन सी लाइन है यहाँ पर, तो भी उसको हम क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। और भारत चीन के बीच में है मैकमोहन लाइन, मैकमोहन रेखा। चाइना वाले व्यापारी है ना, मोहन है सीधे साधे। ठीक है, तो मैकमोहन रेखा है, भारत पाकिस्तान में तनातनी चलती है।
तो रेड तना है, रेड है, लाल सिग्नल है, तो रेड क्लिफ लाइन और भारत अफगानिस्तान के बीच में क्या है? तो भारत अफगानिस्तान के बीच में होती है बेटा डूरंड लाइन या डूरंड रेखा। तो भारत अफगानिस्तान डूरंड लाइन, भारत पाकिस्तान रेड क्लिफ, ठीक है, और भारत चाइना इंडो चाइना की बात करें तो कौन सी लाइन? मैकमोहन लाइन। ये लेंसडाउन है। एक तो इनके समय दूसरा कारखाना अधिनियम आया, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एक डूरंड लाइन, और इंडियन काउंसिल एक्ट नहीं पूछा गया ऐसा ऐसे कि किसके समय आया, लेकिन अगर आ जाए तो आप बता सकते हैं। इसके बाद 1894 से लेके कहाँ तक? 1899 तक कौन आएंगे बेटा? लॉर्ड एल्गिन सेकेंड। तो यहाँ पर बेटा जो आएंगे वो होंगे एल्गिन सेकेंड, और एल्गिन सेकेंड के समय क्या होगा? 1894 से लेके कब तक? 1899 तक क्या होगा? कुछ होगा? कुछ हो रहा है? कुछ समझ में आ रहा है इस समय कोई घटना? तो एक घटना है बेटा, वो है 1896, ठीक है, और 1896 में कौन सा अधिवेशन हुआ हमारा? कलकत्ता अधिवेशन, और इसमें क्या गाया गया? ठीक है, वंदे मातरम। तो अगर कभी घुमा दें क्वेश्चन कि वंदे मातरम कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो एल्गिन सेकेंड थे। इनसे हालांकि कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। बस अब आ गए कांडी व्यक्ति, ठीक है, ये फिर से बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। जैसे वहाँ डलहौजी था, कैनिंग था, विलियम बेंटिक थे, ऐसे ही यहाँ पर मतलब वहाँ लिटन था, रिपन थे, और अब ये है कौन? कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में आएंगे, और 1899 से 1905 के टेन्योर में कौन रहेंगे? लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल रहेगा। और इस कार्यकाल में आपको ध्यान रखना है बेटा, तो एक 1902 आएगा, एक 1904 आएगा, ठीक है, और एक 1905 आएगा, और 1905 में आप जानते हैं क्या हो जाएगा? बंगाल विभाजन हो जाएगा। तो एक तो ये सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है, बंगाल विभाजन, पार्टीशन ऑफ बंगाल किस गवर्नर जनरल के समय हुआ? तो कर्जन के समय, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो बेटा 1902 जो था, तो 1902 में क्या आया था? क्या? विश्वविद्यालय आयोग, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी कमीशन, अगर हम इसे कहें इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन तो भी ठीक है, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग अधिनियम नहीं कहना है बस। तो विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना 1902 में हुई थी, और इसी के अंतर्गत जो विश्वविद्यालय अधिनियम आएगा, यूनिवर्सिटी एक्ट, ठीक है, वो आएगा अधिनियम 1904 में, ठीक है, क्लियर है। तो यूनिवर्सिटी एक्ट 1904, बहुत लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम, और 1902 में विश्वविद्यालय आयोग। 1902 में ही पुलिस आयोग भी बना था, तो पुलिस कमीशन, विश्वविद्यालय आयोग, और उसके आधार पर विश्वविद्यालय अधिनियम जो है इसी के समय में आया था। और इसने स्मारकों के संरक्षण के लिए भी काम किया, तो इसी के समय में भारतीय जो पुरातत्व सर्वेक्षण वगैरह है वो इसी के समय में हुआ है। सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसके समय में बंगाल विभाजन हुआ था, और हम बंगाल विभाजन का विरोध करेंगे तो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन शुरू करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। एक और इम्पॉर्टेंट बात है बेटा, अब आप मुझे बताएंगे कि भारत में सबसे पहले जो ट्रेन चली थी वो कहाँ चली थी? मुंबई से ठाणे, ठीक है। तो मुंबई से ठाणे चली थी, 34 किलोमीटर थी, और 16 अप्रैल 1853 को चली। तो 16 अप्रैल 1853 को मुंबई ठाणे के बीच में ट्रेन चली, ठीक है।
कब चली? 16 अप्रैल 1853 को। तो सबसे पहले ट्रेन किसके समय चली? डलहौजी के समय। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सर्वाधिक रेलवे लाइन, क्या मैक्सिमम जो रेलवे लाइन है, सर्वाधिक रेलवे लाइन का विकास या सर्वाधिक रेलवे लाइन का जो विस्तार हुआ है, मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ रेलवे लाइंस, तो वो हुआ है करजन के समय। ठीक है, तो करजन के समय सर्वाधिक जो रेलवे लाइंस थी ये डेवलप की गई थी, और इसका बेसिक उद्देश्य ये था रेलवे लाइंस को डेवलप करने का कि भारत से ज़्यादा कच्चा माल जो है वो ब्रिटेन भेजा जा सके। और बड़ी बात ये थी कि अगर किसी तरीके का युद्ध हो जाए, कोई घटना दुर्घटना हो जाए, तो हमारी सेना भी जल्दी से वहाँ पहुँचाई जा सके, उनके लिए रसद सामग्री पहुँचाई जा सके, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये करजन के कुछ इम्पोर्टेंट कार्य हैं। एक तो विश्वविद्यालय आयोग, ठीक है, विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, बंगाल विभाजन, आपको पता है कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था, ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। यहीं पे पुलिस आयोग की भी स्थापना की गई है, तो पुलिस आयोग, ठीक है, ये भी इसी के समय का है। तो ये आपको करजन के चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ठीक, क्लियर हो गया यहाँ तक? तो हम पहुँच गए 1905 पर। अगर हम फिर से बात करें तो बेटा यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट इतिहास शुरू हो जाता है। ठीक है, ऐसे तो कांग्रेस की स्थापना से ही इम्पोर्टेंट इतिहास शुरू हो जाता है, लेकिन और अगर हम उसमें और ज़्यादा महत्वपूर्ण इतिहास की बात करें कि और क्या इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ से अब ये ऐसा है कि मतलब एक एक चीज़ आपको याद रखनी है, कोई चीज़ छोड़ नहीं सकते आप। कहीं से भी क्वेश्चन आएगा और खूब क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो अब हम आ गए हैं 1905। तो पहले तो अब मैं आपको बता देता हूँ 1905 से 10 में अब आते हैं बेटा ये मिंटो सेकेंड। तो अब याद करो मिंटो फर्स्ट कहाँ थे? अरे कहीं तो होंगे। मिंटो फर्स्ट कुछ याद आ रहा है? कब से कब तक थे मिंटो फर्स्ट? 1807 से 13 तक, 1807 से 13 तक मिंटो फर्स्ट थे। और याद करो मैंने आपको बताया था कि मिंटो फर्स्ट के समय में अमृतसर की संधि जो है वो होती है, याद आ रहा है? 1807 से लेके 13 तक इनका टेन्योर था, और अमृतसर की संधि 1809 में चार्ल्स मेटकॉफ और राजा रणजीत सिंह के बीच में हुई थी। और जो चार्ल्स मेटकॉफ था वो आगे चल के गवर्नर जनरल बनेगा, और उसे कहते हैं भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस, याद आ रहा है? 1835 से 36 के बीच में उसका टेन्योर था। अब हम बात कर रहे हैं मिंटो सेकेंड की। तो ये जो मिंटो सेकेंड है 1905 से लेके 10 तक हैं। इनके समय में अगर हम थोड़ा सा क्रम में देखें तो 1906, 1907, 1908, 1909। 6 में मुस्लिम लीग, ठीक है, ढाका बांग्लादेश में आगा खां सलीमुल्लाह खान ने मुस्लिम लीग की स्थापना की, इन्हीं से मिले थे ये। ठीक है, कहाँ मिले थे तो ये इनसे? तो ये जो बेटा शिमला में मिले थे, और मिलने के बाद मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन या सूरत स्प्लिट, सूरत फूट हो जाती है। 1908 में तिलक को, ठीक है, क्या हो जाती है? 6 वर्ष की सज़ा हो जाती है। तो 6 साल के लिए तिलक को सज़ा कर दी जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बेटा, ये है इनका मार्ले मिंटो एक्ट। ठीक है, तो ये जो है ना बेटा मार्ले मिंटो एक्ट है। कौन सा एक्ट है? मार्ले मिंटो अधिनियम। इसी को अगर आप कहें ना तो भारत परिषद अधिनियम भी है। ये कैसा है? भारत परिषद अधिनियम या इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। और इस एक्ट की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल। क्या है? मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल। तो सेपरेट इलेक्टोरल ग्रुप फॉर मुस्लिम्स
तो पृथक निर्वाचक मंडल का जो प्रावधान आया था बेटा 1909 के मार्ले मिंटो एक्ट में आया था, और इसने हिंदू और मुस्लिमों को इस एक्ट के माध्यम से सेपरेट कर दिया था। किसने सेपरेट कर दिया था? मार्ले मिंटो एक्ट ने। ठीक है, एक तो ये याद रखना है, तो सेपरेट इलेक्टोरल ग्रुप फॉर मुस्लिम्स। तो मुस्लिमों के लिए क्या आया बेटा? पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान आया था। अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये जो भाई साहब हैं कौन? मिंटो सेकंड। अब इसका नाम कैसे रखा गया? तो भारत सचिव होते थे मार्लो, तो मार्ले जो थे वो भारत सचिव थे, और मिंटो सेकंड जो थे उस समय के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या वाइस राय हुआ करते थे। तो दोनों के नाम ऐड हो गए, मार्ले और मिंटो, इनके नाम पर आ गया मार्ले मिंटो एक्ट। ठीक है, मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की और इसने स्वीकार कर लिया और इसके लिए प्रावधान कर दिया गया। अब यहीं से थोड़ा सा अगर मैं बोलूं कि और किस किस को पृथक निर्वाचक मंडल देने की बात की गई? कोई बताएगा कि अब जैसे अगला एक्ट आएगा, मैं यही थोड़ा सा इसलिए कनेक्ट करा रहा हूँ, येलो कर रहा हूँ मैं 1919 के एक्ट को, कि 1919 का जो एक्ट आएगा, 1919 का एक्ट क्या है? मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड एक्ट। तो ये जो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड एक्ट आएगा ना बेटा, इसमें ये लोग पृथक निर्वाचक मंडल को और बढ़ा देंगे, सिखों को दे देंगे। किनको? सिख, ठीक है, यूरोपियंस, ठीक है, ध्यान रखना, सिखों को, यूरोपियंस को, इंडियन क्रिश्चियंस को, तो भारतीय ईसाइयों को ये लोग क्या दे देंगे? यहाँ पे पृथक निर्वाचक मंडल दे देंगे और विस्तार करेंगे कि और इनको अलग किया जाए। और 35 के एक्ट में जाके क्या करेंगे? ये और बढ़ाएंगे इस सेपरेट इलेक्टोरल ग्रुप को, और जो दलित वर्ग या डिप्रेस्ड क्लास है उसको भी पृथक निर्वाचक मंडल देंगे 35 में। तो अगर आप देखो तो सांप्रदायिकता को धीरे धीरे ये क्या कर रहे हैं? कम्युनलिज्म को कंटिन्यू इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आई? तो ये है आपके मिंटो सेकंड, और मिंटो सेकंड को इसीलिए क्या कहा जाता है भाई साहब को? सांप्रदायिकता के जनक। ठीक है, किसके जनक? सांप्रदायिकता के जनक या फादर ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया। तो भैया इन्होंने सांप्रदायिकता फैलाई, तो ये हैं सांप्रदायिकता के जनक। कौन? मिंटो सेकंड। इसके अलावा ये जो एक्ट था, एक क्वेश्चन और पूछा गया है आपसे एग्जाम में, मार्ले मिंटो एक्ट को एक शब्द इस्तेमाल होता है, अच्छे से ध्यान रखिएगा आप लोग, बिल्कुल मतलब गलती नहीं होनी चाहिए, ये आ चुका है एग्जाम में। परोपकारी निरंकुशता, क्या शब्द है? तो परोपकारी निरंकुशता, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं बेनेवोलेंट डेस्पोडेंट। तो बेनेवोलेंट डेस्पोडेंट का मतलब क्या है? परोपकारी और निरंकुशता। तो बेनेवोलेंट डेस्पोडेंट का सिद्धांत, ये क्वेश्चन पूछा है एमपीपीएससी ने भी, कि परोपकारी निरंकुशता का सिद्धांत किस एक्ट को कहा जाता है? तो देखो अब क्या किया इनने, मुस्लिमों को पृथक निर्वाचक मंडल दे दिया, हमने आप पे परोपकार कर दिया, लेकिन क्या बना दिया साथ में? निरंकुश बन गए हैं। अब चीज़ें अलग हो जाएं, जिससे आप लोग अलग हो जाएं। तो ये जो बेनेवोलेंट डेस्पोडेंट था, ठीक है, तो परोपकारी निरंकुशता का सिद्धांत या परोपकारी निरंकुशता शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया? 1909 के मार्ले मिंटो एक्ट या भारत परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को। कोई दिक्कत? समझ में आ गई बात? तो हम 10 तक पहुंच गए, अब 10 पे आ गई है 10 तक, तो 10 से लेके 16 तक की कहानी आ जाएगी यहाँ। तो अब यहाँ आएंगे बेटा हार्डिंग सेकेंड। तो जो हार्डिंग सेकेंड हैं ये गवर्नर जनरल बन के आएंगे यहाँ पर, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कहाँ से शुरू होगी? 1911 के दिल्ली दरबार से। तो ये दिल्ली दरबार लगाएंगे, और ये कौन सा दिल्ली दरबार है? तीसरा। अच्छा चलो भैया थोड़ा सा और बता दें, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाते हो आप। ये जो है ना यहाँ पर इसके समय में, जैसे बीच में 3 छूट रहा था, वो भी पूरा हो जाएगा। 1903 में यहाँ पर बेटा दूसरा दिल्ली दरबार लगा था, किसके समय?
करजन के समय। तो दूसरा दिल्ली दरबार करजन के समय लगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सेकेंड दिल्ली दरबार करजन के समय 1903 में, और तीसरा दिल्ली दरबार था 1911 में हार्डिंग सेकेंड के समय। अब यहाँ पर हमने आपको पहले बता रखा है, अगर आपको याद हो तो दिल्ली दरबार में कौन, जॉर्ज पंचम महाराजा थे, ये जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी, ये दोनों भारत आए, इनका स्वागत सत्कार किया गया और इन्होंने पंचम साहब ने घोषणा कर दी बंगाल विभाजन रद्द। तो जो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था वो 1911 में इन्होंने समाप्त कर दिया। बाबा ही लूट ली, बोले आप मांग रहे थे हमने कर दिया समाप्त, ठीक है। तो क्या हो गया, एक तो 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया, कैंसिलेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल या विड्रॉ द पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो क्या हुआ, बंगाल विभाजन रद्द हो गया। फिर उसके बाद में इन्होंने एक और घोषणा कर दी 1911 में ही, कलकत्ता से दिल्ली राजधानी परिवर्तन की घोषणा है 11 में, और 1912 में दिल्ली जो है वो क्या बनेगी, राजधानी बन जाएगी। तो ये भी बात आप ध्यान रखिएगा कि दिल्ली कब राजधानी बनी, 1912 में। और क्या हुआ बेटा, तो जब दिल्ली राजधानी बन रही थी तो उसी समय जब राजधानी स्थानांतरित हो रही थी तो हार्डिंग बम कांड हो जाएगा। तो कौन सा कांड हो जाएगा, हार्डिंग बम कांड, हार्डिंग बम कॉन्स्पिरेसी 1912। और ये होंगे रास बिहारी बोस जो हार्डिंग के ऊपर बम फेंकेंगे, ठीक है। तो बोस हैं, घोष नहीं है बेटा। घोष जो थे रास बिहारी घोष, वो 1907 के इस सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष थे, रास बिहारी घोष। कौन है ये कांग्रेस के आईएनसी के चेयरमैन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रास बिहारी घोष, सूरत अधिवेशन के। जबकि यहाँ बम फेंकने वाले बी से बोस, बी से बम फेंका किसके ऊपर, हार्डिंग सेकेंड के ऊपर। ये बच गया क्योंकि ये दिल्ली में फेंका गया, तो इसी को कहते हैं दिल्ली कॉन्स्पिरेसी, दिल्ली षड्यंत्र भी कहा जाता है। तो ये भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा इसके समय। और इसके समय की एक इम्पॉर्टेंट घटना है 1915 में गांधी जी का भारत आगमन। तो गांधी जी भारत आ जाएंगे 9 जनवरी 1915 को, ये आप याद रखिएगा। और आप पता है आपको कि 1914 में कौन वापस आ जाते हैं, तिलक जो 6 साल के लिए जेल हुई थी वो 1908 में हुई थी और 14 में वो वापस आ जाएंगे। तो ये हार्डिंग सेकेंड के समय की कुछ घटनाएं हैं जो आपको ध्यान रखना है। एक ये पूछा जाता है बंगाल विभाजन रद्द होने के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, हार्डिंग सेकेंड था। दिल्ली दरबार तीसरा किसके समय लगा, हार्डिंग सेकेंड के समय। हार्डिंग बम कांड 1912, दिल्ली कब राजधानी बनी, 1912 में, ठीक है। और ये यहाँ रास बिहारी बोस थे और यहाँ से बम फोड़ के इनके ऊपर ये जापान भाग जाते हैं, बोले हम तो चले जापान, आप देख लो आपको जैसे करना है। मदन मोहन मालवीय ने हिंदू महासभा की स्थापना की थी, ठीक है। अगर हम कहें तो मदन मोहन मालवीय ने यहाँ पे हिंदू महासभा की स्थापना भी इसके समय में की थी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। तो हम पहुँच गए 1916 तक की कहानी पे। अब इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो 1916 से लेके बेटा 21 तक का टाइम पीरियड आएगा। और यहाँ कौन होंगे, चैम्सफोर्ड होंगे, ठीक है। तो चैम्सफोर्ड जो है यहाँ पर कौन रहेंगे, गवर्नर जनरल रहेंगे। और इनके समय की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो एक तो है बेटा 1917 में। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है, तो 1917 में क्या, मॉन्टेग्यू घोषणा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्ट डेट बता देता हूँ मैं, 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू घोषणा होती है। और इस मॉन्टेग्यू घोषणा के ही कारण 1919 का अधिनियम आएगा, ठीक है। अब आप अच्छे समझ सकते हैं 1917 में क्या आया, तो जो रॉलेट एक्ट था, ठीक है, उसका बिल आया था रॉलेट एक्ट का। तो रॉलेट एक्ट का जो बिल था वो यहाँ पर आ गया था कि रॉलेट एक्ट किस तरीके से होगा, ये 1917 में बेसिकली सिडिशन कमीशन बना था ये, ठीक है। तो सिडिशन कमीशन जो था रॉलेट एक्ट के लिए वो बना था 1917 में, सिडिशन कमीशन, सड़ा सड़ाया कमीशन था ऐसे मान लो, ठीक है। और इसके बाद 1919 में बेटा क्या होगा, क्या आएगा, रॉलेट एक्ट पारित होगा,
ठीक है। और जब रॉलेट एक्ट पारित होगा तो हम करेंगे इसका विरोध और बदले में हो जाएगा जलियांवाला, अब हो गया जलियांवाला, बाद में लिख लेना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, समझ गए होंगे आप, ठीक है। ठीक है, तो 13 अप्रैल 1919 को बेटा जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाएगा, किसके कारण? रॉलेट एक्ट के विरोध के कारण, ठीक है। और इसी के समय में बेटा 1920 में 1 अगस्त को गांधी जी क्या शुरू कर देंगे इसके विरोध में? असहयोग आंदोलन या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो असहयोग आंदोलन गांधी जी जो हैं वो शुरू कर देंगे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा। जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट, इन सब कारणों से शुरू कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ ध्यान रखनी है। आपको मॉन्टेग्यू घोषणा याद रखनी है। और एक बेटा जो 1919 में होगा, अभी हमने थोड़ी देर पहले चूँकि बता दिया उसे, वो आएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। याद है आपको? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट 1919 का आएगा और इसे हम भारत परिषद अधिनियम भी कहते हैं 1919। और इसी के माध्यम से बेटा एक तो सबसे बड़ा चेंज क्या आएगा कि जो पृथक निर्वाचक मंडल था, अभी सिविल मुस्लिमों को था 9 में, यहाँ ये किस किस को दे देंगे? सिख को भी दे देंगे, सिख को दे देंगे, इंडियन क्रिश्चियन यानी भारतीय, ईसाइयों को दे देंगे, और बोलो यूरोपियंस को दे देंगे। तो इनको क्या दे देंगे? सेपरेट इलेक्टोरल ग्रुप या पृथक निर्वाचक मंडल। तो सेपरेट इलेक्टोरल ग्रुप फॉर द सिख, इंडियन क्रिश्चियंस, यूरोपियंस, इनको क्या दे दिया जाएगा? तो सेपरेट इलेक्टोरल ग्रुप जो है वो दे दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि क्या किया इन्होंने? सांप्रदायिकता का और विस्तार कर दिया। इस एक्ट से बहुत सारे प्रोविजन हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। चलो मैं कुछ बता देता हूँ। एक तो है प्रांतों में द्वैध शासन। ठीक है, अब हम पॉलिटी में घुस गए बेसिकली। ठीक है, क्या है? प्रांतों में द्वैध शासन, यानी कि डायआर्की इन प्रोविंसेस। प्रांतों में द्वैध शासन। हमने आपको बताया कि जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट है बेटा, या 1919 का जो एक्ट है, इस एक्ट से एक तो क्या हो गया? प्रांतों में इन्होंने द्वैध शासन लागू कर दिया। ये बहुत आता है, डायआर्की इन प्रोविंसेस। बेसिकली क्या हो रहा है प्रांतों में? एक गवर्नर जनरल रूल कर रहे हैं और दूसरी होगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद। ठीक है, तो ये 2 लोग शासन करेंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया कि प्रांतों की जो स्वायत्तता थी वो कहाँ बची? क्योंकि ज़्यादा शक्तियाँ किसके पास होनी थी? गवर्नर जनरल के पास। तो बाकी चीज़ें बेकार हो गई। दूसरी जो थी बेटा, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था। कैसी व्यवस्था? द्विसदनीय व्यवस्था। मतलब क्या? बाई कैमरल सिस्टम इन सेंटर। क्या आया इससे बेटा? बाई कैमरल सिस्टम इन सेंटर। तो केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था हो गई, मतलब केंद्र में 2 हाउस हो गए। जैसे अभी आप देखते हैं लोकसभा, राज्यसभा, तो उस समय विधानसभा और विधान परिषद या राज्य परिषद हुआ करती थी, केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद। तो 2 सदन हो गए इसी एक्ट के माध्यम से। ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात है जो पूछी जाती है। इसके अलावा रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट या उत्तरदायी शासन, ये पूछा जाता है कि पहली बार उत्तरदायी शासन, रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो ये जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट थी बेटा, ये जो शब्द है पहली बार कहाँ प्रयोग किया गया? तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट शब्द जो है पहली बार प्रयोग किया गया 1919 के अधिनियम में। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो एक ये सेपरेट इलेक्टोरल ग्रुप हो गया, प्रांतों में द्वैध शासन हो गया, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था हो गई,
उत्तरदायी शासन हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपके 1919 के मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड एक्ट के अंतर्गत आईं। ठीक है, अलग से जब मैं संवैधानिक विकास पढ़ाऊंगा भारत में तो हम 19 और 35 को कंपैरिजन में भी आपको एक बार और बता देंगे, तो आप अच्छे से उसको समझ पाएंगे। ठीक है, यही चीज़ जब हम 35 में जाएंगे तो जो प्रांतों में द्वैत शासन है ये केंद्र में पहुंच जाएगा, यानी प्रांतों को स्वायत्तता मिल जाएगी, क्योंकि अब दो लोग कहाँ शासन करेंगे? केंद्र में, राज्यों में नहीं। तो केंद्र में द्वैत शासन हो जाएगा 35 के एक्ट में। दूसरी चीज़, प्रांतों में स्वायत्तता आ जाएगी, तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आ जाएगी। और जो यहाँ केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था है तो 35 से प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था आ जाएगी। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ये चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। तो ये सब आपकी किसके समय आ रही हैं? चैम्सफोर्ड। ये बेसिकली 1919 से एक्ट के प्रोविज़न थे, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड एक्ट के प्रोविज़न थे। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा आप सभी को। और हम पहुंच गए हैं कहाँ? 1921 पर। और 1921 से लेके 26 तक हम देखेंगे कौन आएंगे? तो ये आएंगे लॉर्ड रीडिंग। ठीक है, तो इन्हें पढ़ने लिखने का शौक होगा रीडिंग्स आपको, तो यहाँ विश्वविद्यालय बनेंगे पढ़ने के लिए। तो एक है विश्व भारती विश्वविद्यालय। ठीक है, तो विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसके समय होगी? ठीक है, आप जानते हैं श्री रविंद्रनाथ टैगोर या गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये आपको याद रखना है, विश्व भारती विश्वविद्यालय। किस नाम से जानते हैं अब हम इसे? ठीक, तो विश्व भारती विश्वविद्यालय। इसके अलावा 1922 में जो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किया था, उसके बाद जो घटना हो जाती है चौरी चौरा 4 फरवरी को, तो ये हो जाती है और गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। इसी के समय 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। जब गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस लेते हैं तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना इसी के विरोध में कर देते हैं। और गांधी जी 1924 के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। ये होता है बेलगांव अधिवेशन। ठीक है, और इसके समय की एक इम्पॉर्टेंट घटना 1925 में 9 अगस्त 1925 को, आपको पता है अच्छे से, काकोरी ट्रेन एक्शन। तो काकोरी ट्रेन एक्शन जो है, मतलब काकोरी में 8 डाउन एक्सप्रेस जो थी, लखनऊ सहारनपुर एक्सप्रेस को राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी जो हैं, इस 8 डाउन एक्सप्रेस लखनऊ सहारनपुर एक्सप्रेस की जो पैसा रखा था उस खजाने को लूट लेते हैं। तो ये काकोरी ट्रेन एक्शन है। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना, ये सब चीज़ें किसके समय की हैं? तो ये रीडिंग के समय की हैं, रीडिंग। ठीक, और रीडिंग जब जाएगा तो 1926 से लेके 31 तक इरविन आएंगे। और इरविन के समय में बहुत ही इम्पोर्टेंट घटनाएं होंगी, जैसे एक तो 1927 क्या होगा? साइमन कमीशन का गठन। भारत नहीं आया था बेटा ये, साइमन कमीशन का गठन। अब थोड़ा फिर से बैक जाओ, हमने देखा कि 1919 का अधिनियम था कौन सा? मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम। तो उस मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम की जांच को देखना था कि इससे क्या सुधार हुए भारत में। तो 10 साल बाद एक कमीशन बनना था। तो 29 में बनता 19 के बाद, लेकिन 29 में ब्रिटेन में चुनाव होने के कारण ये कमीशन 2 साल पहले बन गया। तो इसको नाम दिया गया था साइमन कमीशन। ठीक है, तो साइमन कमीशन बना और ये बेटा 3 फरवरी 1928 को भारत आया। कौन? साइमन कमीशन। और ये बॉम्बे आया था। और ये एक बार नहीं बेटा, 2 बार आया है भारत। चूँकि भारत में संवैधानिक सुधार या भारत में क्या रिफॉर्म हुए ये चेक करना है, और कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था तो इसका विरोध किया गया। और इसी के विरोध के चलते साइमन वापस जाओ, गो बैक साइमन के नारे लगाए गए। और यहाँ पर इसके विरोध के चलते ही लाला लाजपत राय जो थे, ठीक है, वो एस्कॉर्ट की लाठी से घायल हो गए थे और उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, इसी के समय में 1928 में सैंडर्स हत्याकांड होगा।
तो भगत सिंह जो है वो बदले में किसको मार देंगे, तो सैंडर्स की हत्या कर देंगे। पुलिस अधीक्षक जो लाहौर का था कौन, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। बाद में इन्हें 23 मार्च 1931 को फांसी हो जाएगी। ठीक है, 1928 में ही साइमन कमीशन के विरोध के स्वरूप नेहरू कमेटी बनेगी और नेहरू रिपोर्ट आएगी। क्या आएगी बेटा, नेहरू रिपोर्ट। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ जिन्ना रिपोर्ट भी आएगी। तो जिन्ना के जो 14th फार्मूला था वो भी देंगे जिन्ना, हालांकि इसे कोई स्वीकार नहीं करेगा। जिन्ना का 14th फार्मूला जो था, फिर गांधी जी भी अपनी 20 सूत्रीय मांगे रखेंगे, उन पर भी ये ध्यान नहीं देगा। 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन इसी के समय होगा। कौन सा अधिवेशन होगा बेटा, लाहौर अधिवेशन। और यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज की मांग कर लेंगे और इसी के चलते कब, तो आपको ये ध्यान रखना है कि 12 मार्च से 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक क्या होगा, दांडी मार्च होगा। और इसके बाद में 6 अप्रैल से क्या शुरू हो जाएगा, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाएगा। और दूसरी तरफ अंग्रेज जो हैं वो क्या शुरू करेंगे, ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन करेंगे जो कि असफल होगा। और उसके बाद में गांधी इरविन समझौता, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो 5 मार्च 1931 को बेटा गांधी इरविन समझौता होता है। और इस गांधी इरविन समझौते के अंतर्गत गांधी जी कहते हैं कि हम दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर एक और चीज़ जो मैंने आपको नहीं बताई वो आप याद रख लीजिए, दीपावली उद्घोषणा। सुना है आप लोगों ने ये, दीपावली डिक्लेरेशन। तो ये जो दीपावली डिक्लेरेशन थी बेटा ये 1929 की थी। तो इसमें बेसिकली ये कहा गया था कि भारत को डोमिनियन स्टेटस जैसा दिया जाएगा, मतलब अधिराज्य का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन कब दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, कोई भी बात नहीं थी। तो लोग, भारत के लोग बड़े खुश थे, यार डोमिनियन स्टेटस मिल जाएगा, अंग्रेजों के अधीन हमें शासन करने की अनुमति मिल जाएगी। लेकिन ये सिर्फ उल्लू बनाने की बात थी। तो ये पूछा जाता है कि दीपावली उद्घोषणा, दीपावली बना ली ने, तो दीपावली उद्घोषणा या दीपावली डिक्लेरेशन किसके समय का है, तो इरविन के समय का है। इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी इन्हीं के समय का होगा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, तो ये इरविन भाई साहब हैं जो इनके समय की घटनाएं हैं। ये आराम से आपको समझ में आ गई होंगी। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? तो हम पहुँच गए 31 तक और 31 से लेके 36 तक के अगले जो गवर्नर जनरल आएंगे वो कौन होंगे, वो होंगे वेलिंगटन। कौन होंगे, वेलिंगटन। तो 31 से 36 के बीच में वेलिंगटन होंगे। और इनके समय की जो सबसे इम्पोर्टेंट घटना है वो है 1935 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, अब जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन इन्हीं के समय में होगा, ठीक है, 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी इन्हीं के समय बनेगी, 1935 का भारत शासन अधिनियम इन्हीं के समय में आएगा। तो ये वेलिंगटन के समय की घटनाएं रहेंगी। और इसके बाद में फिर से एक महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल आते हैं 36 से 44 के बीच में, और ये हैं लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, तो लॉर्ड लिनलिथगो के समय की जो इम्पोर्टेंट घटना है वो आपको ध्यान रखनी है। एक तो 1939 यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है,
तो ये एक इम्पॉर्टेंट घटना है जो आपको याद रखनी है। और एक 16 बताइए ज़रा, आप लोग ही बता दें ज़रा, मुस्लिम लीग ने, कांग्रेस ने जब इस्तीफ़ा दिया था मंत्रिमंडल से तो इन्होंने बड़ी खुशी जाहिर की थी, मुक्ति दिवस मनाया था, मुक्ति दिवस। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये कब था, 22 दिसंबर 16 अगस्त को नहीं है, 22 दिसंबर, मैंने लिखा था 16 तो मैं देख रहा था कि अभी कोई बोले तो 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया था मुस्लिम लीग ने कि कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया है। 16 अगस्त 1946 है जिसे डायरेक्ट एक्शन डे कहते हैं। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट घटना है। और इसके अलावा बेटा 8 अगस्त 1940 को इसके समय की एक बहुत इम्पॉर्टेंट घटना है, वो है अगस्त प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव? अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को ये लेके आया था। और आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि इसका कार्यकाल जो है वो कहाँ तक चलेगा, 1944 तक चलेगा। तो 17 अक्टूबर को गांधी जी क्या शुरू करेंगे, व्यक्तिगत सत्याग्रह। किसके विरोध में? द्वितीय विश्व युद्ध के विरोध में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करेंगे। फिर इसके समय में 1942 में एक इम्पॉर्टेंट घटना होगी बेटा, क्रिप्स मिशन। तो एक क्रिप्स मिशन आएगा जिससे गांधी जी और कांग्रेस बिल्कुल संतुष्ट नहीं होंगे। और इसी के बाद गांधी जी क्या करेंगे, 8 अगस्त 1942 को क्या शुरू कर देंगे गांधी जी, भारत छोड़ो आंदोलन या क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन भी इसी के समय का है। चूँकि ये कब तक है, 1944 तक का है, तो ये आपको याद रखना है। इनके समय की कुछ इम्पॉर्टेंट घटनाएं जो होती हैं वो लॉर्ड लिनलिथगो, और इसके बाद में 1944 से लेके 47 तक आएंगे बेटा कौन, लॉर्ड बेवेल। और बेवेल जो हैं एक ये लेके आएंगे बेटा क्या, तो ये लेके आएंगे बेवेल योजना। बताओ जल्दी से कब आई थी बेवेल योजना, 1945 को बेवेल योजना। और इसी के आधार पर ये क्या करेंगे, बोलो जल्दी से, शिमला सम्मेलन, शिमला कॉन्फ्रेंस कब, 25 जून 1945 को। तो शिमला कॉन्फ्रेंस हो जाएगी ये बेवेल योजना को ही, और ये दोनों असफल रहेंगे। इसके बाद 1945 के बाद क्या आ जाएगा, 1946 तो कैबिनेट मिशन भारत आएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट घटना है। और 2 सितंबर 1946 को बेटा भारत की इंटरिम गवर्नमेंट या अंतरिम सरकार जो है वो बन जाती है। तो 2 सितंबर 1946 को कैबिनेट मिशन की रिकमेंडेशन के आधार पर ही भारत में अंतरिम सरकार बन जाती है। और फिर ये 20 फरवरी 1947 को ये क्या कर देते हैं, यहाँ पर हो जाती है एटली की घोषणा। तो एटलीज डिक्लेरेशन जो है वो 20 फरवरी 1947 को होती है। और किसके समय होती है, बेवेल के समय। अच्छा, ये क्यों घोषणा हुई, तो अगर आपको याद हो तो बेटा 16 अगस्त, कितने अगस्त, 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे कर दिया। एक तरीके से देखा जाए उसको प्रोत्साहित कर दिया, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस को। तो DAD, और यहाँ पर बहुत दंगे होते हैं नोआखली बंगाल में, और इन दंगों में लाखों लोग मतलब हताहत होते हैं, हजारों लोग मारे जाते हैं। और इससे बेवेल डर गया, बोले हमें नहीं रहना यहाँ। तो भैया उस समय जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे एटली, वो बोल देते हैं 20 फरवरी को कि हम जून 1948 से पहले भारत को उत्तरदायी हाथों में सौंप देंगे। और बेवेल बोले हम तो चले, मरो तुम्हें मरना है तो हमें नहीं रहना यहाँ। और इसके बाद में बेटा
1947 से लेके 1948 तक जो ब्रिटिश अंतिम गवर्नर जनरल होंगे ब्रिटिश के, वो होंगे माउंट बेटन आ जाते हैं। और माउंट बेटन के पास एक ही काम था, वो थी 3 जून योजना या 3 जून प्लान, और इसी को कहते हैं भारत विभाजन योजना, यानी कि पार्टीशन ऑफ इंडिया प्लान। और इसी योजना के माध्यम से 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम आएगा। ठीक है, तो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट आएगा और इस एक्ट से भारत और पाकिस्तान स्वतंत्र हो जाएंगे। और 1948 तक माउंटबेटन भारत में रहेंगे। इनको हम 3 जून योजना, भारत विभाजन योजना, ठीक है, इसके अलावा इनका एक निकनेम था डिकी वर्ड। क्या नाम था? डिकी वर्ड। तो डिकी वर्ड योजना, ठीक है। जैसे बाल्कन राष्ट्रों को इन्होंने बांटा था, तो इसे नेहरू जी ने क्या कहा, ये बाल्कन योजना है, मतलब भारत को जान मान के विभाजित करने की योजना है। तो बाल्कन योजना, डिकी वर्ड योजना, 3 जून योजना, भारत विभाजन की योजना, माउंटबेटन योजना, ये सब इसी के नाम है। और ये कब आई? तो 3 जून 1947 को आई थी और इसी से आया भारत का स्वतंत्रता अधिनियम। और भारत और पाकिस्तान 2 राष्ट्रों का निर्माण हो गया। 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत। और उसके बाद में 1948 तक ये रहेगा और 1948 से 50 के बीच में भारत के जो सी राजगोपालाचारी हैं बेटा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ये क्या बन जाएंगे? तो ये बनेंगे भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। ठीक है, तो एक तो भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बन जाएंगे बेटा ये। इसके अलावा भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि इसके बाद कोई गवर्नर जनरल नहीं होगा। तो स्वतंत्र भारत के या भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी रहेंगे। और बाद में ये पद जो है वो 1950 में समाप्त हो जाएगा और इसके बाद 1950 से इस पद की जगह भारत में राष्ट्रपति का जो पद है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ तक क्या देख लिया, तो हमने जो गवर्नर जनरल थे, वाइसराय थे, उनको हमने कंप्लीट कर लिया। तो 1858 से लेके 1950 तक की जो चीज़ें थी उनको हमने आपको बता दिया। ये आप देखना चाहें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए आप लोग शुरू से। मैं आपको बिल्कुल यहाँ से दिखा देता हूँ। 1858 से, ठीक, ये आ गया 1858। ठीक, तो मैं जल्दी जल्दी रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग देखते जाइएगा, जब स्क्रीनशॉट ले लें तो बता दीजिएगा। तो 1858 में सबसे पहले वाइसराय बन के आएंगे कौन? कैनिंग आएंगे। और उसके बाद हम देखेंगे 1858 से 62 तक ये वाइसराय रहेंगे। ठीक है, और 1862 से 63 तक एल्गिन बन, और उसके बाद 64 से 69 में सर जॉन लॉरेंस, 69 से 72 तक मेयो का मर्डर और मेयो के समय में पहली जनगणना और मेयो कॉलेज, 72 से 76 तक नॉर्थब्रुक, इनके समय में कूका विद्रोह। ये तीसरे पेज में कुछ तो समस्या है। फिर इसके बाद हम क्या देखते हैं कि लॉर्ड रिटन आते हैं 1876 से 80 तक, और रिपन आते हैं 1880 से 84 तक। इनके बारे में हमने बता दिया, पहली 10 वर्षीय जनगणना इनके समय में हो गई थी। और इसके बाद में 84 से 88 तक दफरेन, इनके समय में कांग्रेस, 1884 से 94 तक कौन? लैंसडाउन और फैक्ट्री एक्ट सेकेंड। इसके अलावा भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड लाइन और 1892 का अधिनियम। ठीक है, फिर हम कहाँ पहुँचे? 94 से 99 तक एल्गिन सेकेंड। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन, वंदे मातरम, 1899 से 1905 तक कर्जन, 5 से 10 तक मिंटो सेकेंड, 10 से 16 तक हार्डिंग सेकेंड, 16 से 21 तक चैम्प्सफोर्ड, 21 से 26 तक रीडिंग। ठीक है, आगे आएंगे 21 से 26 तक रीडिंग, फिर इसके बाद 26 से 31 तक इरविन, और 31 से 36 तक वेलिंगडन, 36 से 44 तक आपके लॉर्ड लिलिथगो, और 44 से 47 तक बेबेल, और यहाँ पर एटली की घोषणा,
और उसके बाद 47 से 48 तक अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश गवर्नर जनरल के रूप में, और 3 जून योजना, और 1948 से 50 तक सी राजगोपालाचारी, और ऐसे 1950 में ये पद जो है वो यहाँ समाप्त हो जाता है और यहाँ से भारत के राष्ट्रपति जो हैं बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये जितनी चीज़ें थी गवर्नर जनरल और उससे संबंधित हमने यहाँ कंप्लीट कर ली हैं। ठीक, थैंक यू।